इन्वायरमेंटल इशू में रिवाइज कीजिए 16.1.1 कंट्रोलिंग व्हीकुलर एयर पोल्यूशन। ये किस स्टडी ऑफ दिल्ली को? वाहनों की संख्या काफ़ी अधिक होने के कारण दिल्ली में एयर पोल्यूशन का लेवल देश में सबसे अधिक है। दिल्ली में कार्स की संख्या गुजरात और वेस्ट बंगाल की तुलना में अधिक है। 1990 में वर्ल्ड की 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में दिल्ली की 4th रैंक थी। दिल्ली में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम इतनी भयानक हो गई कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कड़ी निंदा की और इंडियन गवर्नमेंट से एक निश्चित टाइम पीरियड में उचित उपाय करने का ऑर्डर दिया। साथ ही यह भी ऑर्डर दिया कि सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसेस में डीजल के स्थान पर CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज किया जाए। 2002 के अंत तक दिल्ली की सभी बसेस को CNG में कन्वर्ट कर दिया गया। आप पूछ सकते हैं कि CNG डीजल से बेहतर क्यों है? इसका आंसर यह है कि CNG की बर्निंग इफिशियंसी सबसे अच्छी होती है और बहुत कम मात्रा में अनबर्न्ट बचता है, जबकि डीजल और पेट्रोल के मामले में ऐसा नहीं है। CNG पेट्रोल या डीजल से सस्ती, इसे चुराया भी नहीं जा सकता और इसमें पेट्रोल या डीजल की तरह एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट भी नहीं की जा सकती है। CNG में परिवर्तित यानी कि स्विचिंग ओवर करने में मुख्य समस्या डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स या पंप्स तक ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाने की कठिनाई को लेकर और इसकी अनइंटरप्टेड सप्लाई करने की है। दिल्ली में व्हीकुलर पॉल्यूशन को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए गए, जैसे ओल्ड व्हीकल्स को हटाना, अनलेडेड पेट्रोल का यूज़ करना, लो सल्फर वाले पेट्रोल और डीजल का यूज़ करना, व्हीकल्स में कैटालाइटिक कन्वर्टर का यूज़ करना, व्हीकल के लिए स्ट्रिंजेंट यानी कि कठोर पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स को लागू करना। इंडियन गवर्नमेंट ने नई ऑटो फ्यूल पॉलिसी के द्वारा यहाँ के शहरों में वाहनों के पॉल्यूशन को कम करने के लिए रोड मैप तैयार किया है। फ्यूल्स के लिए अधिक कठोर नॉर्म्स बनाए गए हैं ताकि पेट्रोल और डीजल में धीरे धीरे सल्फर और एरोमेटिक कंटेंट की मात्रा कम की जाए। इसका एग्जाम्पल बताइएगा। जी हाँ, फ्यूल्स के लिए अधिक कठोर नॉर्म्स बनाए गए ताकि पेट्रोल और डीजल में धीरे धीरे सल्फर और एरोमेटिक कंटेंट की मात्रा कम की जाए। एग्जाम्पल के लिए यूरो सेकेंड नॉर्म के अनुसार डीजल और पेट्रोल में सल्फर को कंट्रोल कर क्रमशः 350 और 150 पार्ट पर मिलियन ppm किया गया है। फ्यूल में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 42% तक लिमिट किया गया है। इस रोड मैप के अनुसार पेट्रोल और डीजल में सल्फर कंटेंट को रिड्यूस कर 50 ppm पर लाकर लक्ष्य को 35% के लेवल तक लाना चाहिए। फ्यूल के अनुरूप यानी कि कोरस्पॉन्ड व्हीकल के इंजन को अपग्रेड करना चाहिए। मास इमिशन स्टैंडर्ड्स यानी कि भारत स्टेज सेकेंड जो कि यूरो सेकेंड नॉर्म्स में इक्विवेलेंट है, इंडिया के किसी शहर में लागू नहीं होते हैं। एक एस्टिमेट के अनुसार 1997 से 2005 के बीच दिल्ली में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के लेवल में काफ़ी कमी आई थी। आर यू एग्री विद दिस?
जी हाँ, फ्यूल्स के लिए अधिक कठोर नॉर्म्स बनाए गए ताकि पेट्रोल और डीजल में धीरे-धीरे सल्फर और एरोमेटिक कंटेंट की मात्रा कम की जाए। एग्जाम्पल यूरो सेकेंड नॉर्म्स के अनुसार डीजल और पेट्रोल में सल्फर को कंट्रोल कर क्रमशः 350 और 150। जी हाँ, 350 एंड 150 पार्ट पर मिलियन यानी कि पीपीएम किया गया है। फ्यूल में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 42% तक लिमिट किया गया है। इस रोडमैप के अनुसार पेट्रोल और डीजल में सल्फर कंटेंट को रिड्यूस कर 50 पीपीएम पर लाकर लक्ष्य को 35% के लेवल तक लाना चाहिए। फ्यूल के अनुरूप यानी कि कोरस्पोंड व्हीकल के इंजन को अपग्रेड करना चाहिए। मास इमिशन स्टैंडर्ड्स यानी कि भारत स्टेज सेकेंड जो कि यूरो सेकेंड नॉर्म्स में इक्विवेलेंट है, इंडिया के किसी शहर में लागू नहीं होते हैं। टेबल 16.1 एक एस्टिमेट के अनुसार 1997 से 2005 के बीच दिल्ली में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के लेवल में काफ़ी कमी आई है। फोर व्हीलर में भारत स्टेज थर्ड नॉर्म्स का सिटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बताइए। जी हाँ, फोर व्हीलर्स में भारत स्टेज थर्ड नॉर्म्स में सिटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन थ्रू आउट द कंट्री है सिंस अक्टूबर 2010। जी हाँ, फोर व्हीलर्स में भारत स्टेज थर्ड नॉर्म्स में सिटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन थ्रू आउट द कंट्री है सिंस अक्टूबर 2010। जी हाँ, फोर व्हीलर्स में भारत स्टेज थर्ड नॉर्म्स में सिटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन थ्रू आउट द कंट्री है सिंस अक्टूबर 2010। फोर व्हीलर्स में नॉर्म्स भारत स्टेज फोर का सिटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बताइए। जी हाँ, फोर व्हीलर्स में नॉर्म्स भारत स्टेज फोर का सिटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 13 मेगा सिटीज है, दैट इज दिल्ली एंड एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, सूरत, कानपुर, आगरा, लखनऊ एंड शोलापुर सिंस अप्रैल 2010। जी हाँ, फोर व्हीलर्स में नॉर्म्स भारत स्टेज फोर का सिटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 13 मेगा सिटीज है, दैट इज दिल्ली एंड एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, सूरत, कानपुर, आगरा, लखनऊ एंड शोलापुर सिंस अप्रैल 2010। जी हाँ, फोर व्हीलर्स में नॉर्म्स भारत स्टेज फोर का सिटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 13 मेगा सिटीज है, दैट इज दिल्ली एंड एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, सूरत, कानपुर, आगरा, लखनऊ एंड शोलापुर सिंस अप्रैल 2010। जी हाँ, फोर व्हीलर्स में नॉर्म्स भारत स्टेज फोर का सिटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 13 मेगा सिटीज है, दैट इज दिल्ली एंड एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, सूरत, कानपुर, आगरा, लखनऊ एंड शोलापुर सिंस अप्रैल 2010।
थर्ड व्हीलर के लिए भारत स्टेज थर्ड नॉर्म्स का सिटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बताइए। जी हाँ, थ्री व्हीलर के लिए नॉर्म्स भारत स्टेज थर्ड का सिटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन थ्रू आउट द कंट्री है सिंस अक्टूबर 2010। जी हाँ, थ्री व्हीलर के लिए नॉर्म्स भारत स्टेज थर्ड का सिटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन थ्रू आउट द कंट्री है सिंस अक्टूबर 2010। जी हाँ, थ्री व्हीलर के लिए नॉर्म्स भारत स्टेज थर्ड का सिटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन थ्रू आउट द कंट्री है सिंस अक्टूबर 2010। टू व्हीलर्स के नॉर्म्स भारत स्टेज थर्ड का सिटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बताइए। जी हाँ, टू व्हीलर्स के नॉर्म्स भारत स्टेज थर्ड के लिए थ्रू आउट द कंट्रीज सिंस अक्टूबर 2010। जी हाँ, टू व्हीलर्स के नॉर्म्स भारत स्टेज थर्ड के लिए थ्रू आउट द कंट्रीज सिंस अक्टूबर 2010। जी हाँ, टू व्हीलर्स के नॉर्म्स भारत स्टेज थर्ड के लिए थ्रू आउट द कंट्रीज सिंस अक्टूबर 2010। रिवाइज कीजिए 16.2 वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल को। पूरे विश्व में मानो वाटर बॉडीज में सभी प्रकार के वेस्ट को डिस्पोज करके इसका दुरुपयोग कर रहा है। यदि हम मान भी लें कि वाटर में सभी वस्तुओं को बाहर ले जाने की क्षमता होती है, फिर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वाटर बॉडीज हमारे साथ साथ अन्य सभी ऑर्गेनिज्म के लिए जीवन का आधार है। क्या आप उन चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं जिन्हें हम रिवर या ड्रेन्स यानी कि नालियों में बहा देते हैं? मानो कि इन एक्टिविटीज से वर्ल्ड के अलग अलग भागों में पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम, रिवर्स, एस्चुरीज और ओशियन के जल पॉल्यूटेड हो रहे हैं। वाटर बॉडीज की स्वच्छता यानी कि क्लीनलीनेस की इम्पोर्टेंस को समझते हुए भारत सरकार ने कब वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पास किया ताकि हमारे वाटर रिसोर्सेस को पॉल्यूट होने से बचाया जा सके। जी हाँ, वाटर बॉडीज की स्वच्छता यानी कि क्लीनलीनेस की इम्पोर्टेंस को समझते हुए भारत सरकार ने 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पास किया ताकि हमारे वाटर रिसोर्सेज को पॉल्यूट होने से बचाया जा सके। जी हाँ, वाटर बॉडीज की स्वच्छता यानी कि क्लीनलीनेस की इम्पोर्टेंस को समझते हुए भारत सरकार ने 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पास किया ताकि हमारे वाटर रिसोर्सेज को पॉल्यूट होने से बचाया जा सके। जी हाँ, वाटर बॉडीज की स्वच्छता यानी कि क्लीनलीनेस की इम्पोर्टेंस को समझते हुए भारत सरकार ने 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पास किया ताकि हमारे वाटर रिसोर्सेज को पॉल्यूट होने से बचाया जा सके। जी हाँ, वाटर बॉडीज की स्वच्छता यानी कि क्लीनलीनेस की इम्पोर्टेंस को समझते हुए भारत सरकार ने 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पास किया ताकि हमारे वाटर रिसोर्सेज को पॉल्यूट होने से बचाया जा सके। रिवाइज कीजिए 16.2.1 डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स को।
सिटीज़ और टाउन्स में जब हम अपने घरों में जल का यूज़ करते हैं तो सभी वस्तुओं को नालियों में बहा देते हैं। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ कि हमारे घरों में निकला यह सीवेज कहाँ जाता है? विलेजेस में क्या होता है? क्या सीवेज को पास के रिवर तक ले जाने में और उसमें मिक्स करने से पहले उसको ट्रीट किया जाता है? बताइए कितने परसेंट इम्प्यूरिटीज़ के कारण ही डोमेस्टिक सीवेज हमारे यूज़ करने के लायक नहीं रहता? जी हाँ, केवल 0.1% इम्प्यूरिटीज़ के कारण डोमेस्टिक सीवेज हमारे यूज़ करने के लायक नहीं रहता। जी हाँ, केवल 0.1% इम्प्यूरिटीज़ के कारण डोमेस्टिक सीवेज हमारे यूज़ करने के लायक नहीं रहता। जी हाँ, केवल 0.1% इम्प्यूरिटीज़ के कारण डोमेस्टिक सीवेज हमारे यूज़ करने के लायक नहीं रहता। सॉलिड्स को रिलेटिवली आसानी से रिमूव किया जा सकता है, लेकिन डिज़ॉल्व्ड साल्ट्स जैसे नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स और अदर न्यूट्रिएंट्स तथा टॉक्सिक मेटल आयंस एवं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिमूव करना कठिन होता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, केवल 0.1% इम्प्यूरिटीज़ के कारण ही डोमेस्टिक सीवेज हमारे यूज़ करने के लायक नहीं रहता। सॉलिड्स को रिलेटिवली आसानी से रिमूव किया जा सकता है, लेकिन डिसॉल्व्ड साल्ट्स जैसे कि नाइट्रेट, फॉस्फेट्स और अदर न्यूट्रिएंट्स तथा टॉक्सिक मेटल आयंस एवं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिमूव करना कठिन होता है। डोमेस्टिक सीवीज में मुख्यतः बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाते हैं जिनका डिकम्पोजिशन आसानी से हो जाता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, डोमेस्टिक सीवीज में मुख्यतः बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाते हैं जिनका डिकम्पोजिशन जी हाँ, जिनका डिकम्पोजिशन आसानी से हो जाता है। हमें उन बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को थैंक्स बोलना चाहिए जो इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सबस्ट्रेट की तरह यूज करके अपनी पॉपुलेशन में वृद्धि कर सकते हैं और इस प्रकार सीवीज की कुछ कंपोनेंट्स का यूज कर लेते हैं। बताइए किसका मेजर करके सीवेज वाटर में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के अमाउंट का पता किया जा सकता है? जी हाँ, सीवेज वाटर में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी को मेजर कर उसमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के अमाउंट को पता किया जा सकता है। जी हाँ, सीवेज वाटर में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी को मेजर कर उसमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के अमाउंट को पता किया जा सकता है। जी हाँ, सीवेज वाटर में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी को मेजर कर उसमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के अमाउंट को पता किया जा सकता है। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यह किस प्रकार किया जा सकता है? फिगर 16.3 में इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज ऑन सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिवर को दिखाया गया है। इसमें 16.2 कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर को दिखाया गया है जिसमें इम्प्यूरिटीज 0.1% में इंक्लूड है। सस्पेंडेड सॉलिड्स एग्जाम्पल के लिए सैंड, एस्लिट एंड क्ले। सेकेंड, कोलोइडल मटेरियल एग्जाम्पल के लिए फीकल मैटर, बैक्टीरिया, क्लॉथ एंड पेपर फाइबर्स। थर्ड,
डिसॉल्व्ड मटेरियल्स एग्जाम्पल के लिए न्यूट्रिएंट्स दैट इज नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम। चलिए 0.1% इम्प्यूरिटीज में सस्पेंडेड सॉलिड्स का एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, 0.1% इम्प्यूरिटीज में सस्पेंडेड सॉलिड्स सैंड, एस्लिट एंड क्ले है। जी हाँ, 0.1% इम्प्यूरिटीज में सस्पेंडेड सॉलिड्स सैंड, एस्लिट एंड क्ले है। जी हाँ, 0.1% इम्प्यूरिटीज में सस्पेंडेड सॉलिड्स सैंड, एस्लिट एंड क्ले है। जी हाँ, 0.1% इम्प्यूरिटीज में सस्पेंडेड सॉलिड्स सैंड, एस्लिट एंड क्ले है। चलिए 0.1% इम्प्यूरिटीज ऑफ वाटर में कोलोइडल मटेरियल्स का नाम बताइए। जी हाँ, इम्प्यूरिटीज 0.1% में कोलोइडल मटेरियल्स एग्जाम्पल के लिए फीकल मैटर, बैक्टीरिया, क्लॉथ एंड पेपर फाइबर्स होता है। जी हाँ, इम्प्यूरिटीज 0.1% में कोलोइडल मटेरियल्स एग्जाम्पल के लिए फीकल मैटर, बैक्टीरिया, क्लॉथ एंड पेपर फाइबर्स होता है। जी हाँ, इम्प्यूरिटीज 0.1% में कोलोइडल मटेरियल्स एग्जाम्पल के लिए फीकल मैटर, बैक्टीरिया, क्लॉथ एंड पेपर फाइबर्स होता है। जी हाँ, इम्प्यूरिटीज 0.1% में कोलोइडल मटेरियल्स एग्जाम्पल के लिए फीकल मैटर, बैक्टीरिया, क्लॉथ एंड पेपर फाइबर्स होता है। 0.1% इम्प्यूरिटीज में डिसॉल्व्ड मटेरियल्स का एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, 0.1% इम्प्यूरिटीज में डिसॉल्व्ड मटेरियल्स न्यूट्रिएंट्स एग्जाम्पल के लिए नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम होता है। जी हाँ, 0.1% इम्प्यूरिटीज में डिसॉल्व्ड मटेरियल्स न्यूट्रिएंट्स एग्जाम्पल के लिए नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम होता है। जी हाँ, 0.1% इम्प्यूरिटीज में डिसॉल्व्ड मटेरियल्स न्यूट्रिएंट्स एग्जाम्पल के लिए नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम होता है। चलिए इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज ऑन सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिवर का ग्राफ बनाइए कम से कम 30 बार। फिगर 16.3 में कुछ चेंजेस दिखाए गए हैं जिन्हें रिवर में सीवेज के डिस्चार्ज के बाद देखा जा सकता है। वाटर बॉडीज में ऑर्गेनिक मैटर का बायोडिग्रेडेशन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे वहाँ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा में तेजी से गिरावट आ जाती है। इसके कारण फिश और एक्वाटिक क्रिएचर्स की मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर बढ़ जाती है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, वाटर बॉडीज में ऑर्गेनिक मैटर्स का बायोडिग्रेडेशन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे वहाँ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा में तेजी से गिरावट आ जाती है। इसके कारण फिश और एक्वाटिक क्रिएचर्स की मोर्टिलिटी यानी कि मृत्यु दर बढ़ जाती है। बताइए अलगल ब्लूम किसको कहते हैं? जी हाँ, जल में काफी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की उपस्थिति के कारण प्लैंकटोनिक यानी कि फ्री फ्लोटिंग अलगल की ग्रोथ अधिक हो जाती है, जिसे अलगल ब्लूम कहते हैं। इसके कारण वाटर बॉडीज का रंग विशेष यानी कि डिस्टिंक्ट प्रकार का हो जाता है।
जी हाँ, जल में काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की उपस्थिति के कारण प्लैंक्टोनिक यानी कि फ्री फ्लोटिंग अलगल की ग्रोथ अधिक हो जाती है, जिसे अलगल ब्लूम कहते हैं। इसके कारण वाटर बॉडीज का रंग विशेष यानी कि डिस्टिंक्ट प्रकार का हो जाता है। बताइए अलगल ब्लूम का इफेक्ट वाटर और फिश पर क्या पड़ता है? जी हाँ, अलगल ब्लूम के कारण जल की क्वालिटी घट जाती है और फिश की मोर्टिलिटी बढ़ जाती है। जी हाँ, अलगल ब्लूम के कारण जल की क्वालिटी घट जाती है और फिश की मोर्टिलिटी बढ़ जाती है। जी हाँ, अलगल ब्लूम के कारण जल की क्वालिटी घट जाती है और फिश की मोर्टिलिटी बढ़ जाती है। कुछ ब्लूम फॉर्मिंग अलगी तो मानव और जानवरों के लिए एक्सट्रीमली टॉक्सिक भी होते हैं। जी हाँ, कुछ ब्लूम फॉर्मिंग अलगी मानव और जानवरों के लिए एक्सट्रीमली टॉक्सिक होते हैं। आपने मौवी कलर यानी कि नीले रंग की ब्यूटीफुल फ्लावर्स को देखा होगा, जो वाटर बॉडीज में फ्लोटिंग प्लांट्स पर रहते हैं। यह प्लांट्स अच्छे आकार यानी कि अपीलिंगली शेप्ड के होते हैं। ये प्लांट्स अपने खूबसूरत फूलों के कारण इंडिया में लाए यानी कि इंट्रोड्यूस किए गए थे, लेकिन अपनी एक्सेसिव ग्रोथ के कारण हमारे वाटर वेज को ब्लॉक कर तबाही यानी कि हैवोक मचा रहे हैं। ये हमारी रिमूव करने वाली एबिलिटी से अधिक तेजी से ग्रो करते हैं। ये वाटर हाइसिंथ यानी कि आइकॉर्निया कैरासिप्स प्लांट हैं, जो वर्ल्ड में सबसे अधिक समस्या करने वाले एक्वाटिक वीड हैं, जिसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। बताइए टेरर ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं? जी हाँ, मॉवी कलर यानी कि नीले रंग का वाटर हाइसिंथ यानी कि आइकॉर्निया कैरासिप्स को टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। जी हाँ, मॉवी कलर यानी कि नीले रंग का वाटर हाइसिंथ यानी कि आइकॉर्निया कैरासिप्स को टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। जी हाँ, मॉवी कलर यानी कि नीले रंग का वाटर हाइसिंथ यानी कि आइकॉर्निया कैरासिप्स को टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। यह टेरर ऑफ बंगाल एक एक्वाटिक वीड है। बताइए वाटर हाइसिंथ यानी कि आइकॉर्निया कैरासिप्स या टेरर ऑफ बंगाल किस वाटर बॉडीज में अधिक ग्रो करते हैं? जी हाँ, टेरर ऑफ बंगाल यानी कि वाटर हाइसिंथ यानी कि आइकॉर्निया कैरासिप्स यूट्रॉफिक वाटर बॉडीज में अधिक ग्रो करते हैं। इसकी इकोसिस्टम डायनामिक्स को इम्बैलेंस कर देते हैं। जी हाँ, टेरर ऑफ बंगाल यानी कि टेरर ऑफ बंगाल यानी कि वाटर हाइसिंथ मतलब आइकॉर्निया कैरासिप्स यूट्रॉफिक वाटर बॉडीज में अधिक ग्रो करते हैं और इसकी इकोसिस्टम डायनामिक्स को इम्बैलेंस कर देते हैं। बताइए क्या हमारे होम्स और हॉस्पिटल्स से निकलने वाले सीवेज में बहुत सारे अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं? इन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट के बिना जल में बहाने से क्या डिसेंट्री, टाइफॉइड, जॉन्डिस, कोलेरा जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है? जी हाँ, हमारे होम्स और हॉस्पिटल से निकलने वाले सीवेज में बहुत सारे अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं।
इन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट के बिना जल में बहाने से डिसेंट्री, टाइफाइड, जॉन्डिस, कोलेरा जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। बताइए क्या अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज इंडस्ट्रीज जैसे पेट्रोलियम, पेपर, मेटल, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग आदि के वेस्ट वाटर में प्रायः टॉक्सिक सब्सटेंसेस, विशेष हेवली मेटल्स और कई प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज इंडस्ट्रीज जैसे पेट्रोलियम, पेपर, मेटल, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग आदि की वेस्टेज वाटर में प्रायः टॉक्सिक सब्सटेंसेस, विशेष हेवी मेटल्स और कई प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हेवी मेटल्स का क्या मतलब है? जी हाँ, हेवी मेटल्स ऐसे एलिमेंट जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा होती है, उनको हेवी मेटल्स कहते हैं। हेवी मेटल्स की एग्जांपल है मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड। फिर से बताइए हेवी मेटल किसको कहते हैं, और 4 एग्जांपल बताइए हेवी मेटल्स के। जी हाँ, ऐसे एलिमेंट जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा होती है, उनको हेवी मेटल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड एटसेट्रा। बताइए क्या इंडस्ट्रीज के वेस्ट वाटर में पाए जाने वाले कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्वाटिक फूड चेन में पहुंचकर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यानी कि बायोमैग्निफिकेशन कर सकते हैं। जी हाँ, इंडस्ट्रीज के वेस्ट वाटर में पाए जाने वाले कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्वाटिक फूड चेन में पहुंचकर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यानी कि बायोमैग्निफिकेशन कर सकते हैं। बताइए बायोमैग्निफिकेशन किसको कहते हैं? जी हाँ, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में टॉक्सिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन लेवल में वृद्धि होना बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। जी हाँ, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में टॉक्सिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन लेवल में वृद्धि होना बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। जी हाँ, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में टॉक्सिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन लेवल में वृद्धि होना बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। क्या बायोमैग्निफिकेशन में ऑर्गेनिज्म द्वारा एक्युमुलेट किए गए टॉक्सिक पदार्थ मेटाबोलाइज या एक्सक्रीट नहीं हो सकता और इस प्रकार अगले हायर ट्रॉफिक लेवल पर पहुंच जाते हैं? और यह भी बताइए क्या इस फेनोमेना को मरकरी और डीडीटी में देखी जा सकती है? जी हाँ, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में टॉक्सिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन लेवल में वृद्धि होना बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। इसमें ऑर्गेनिजम्स द्वारा एक्युमुलेट किए गए टॉक्सिक पदार्थ मेटाबोलाइज या एक्सक्रीट नहीं हो सकते और इस प्रकार अगले हायर ट्रॉफिक लेवल पर पहुंच जाते हैं। यह फेनोमेना मरकरी और डीडीटी में देखी जा सकती है। जी हाँ, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में टॉक्सिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन लेवल में वृद्धि होना बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। इसमें ऑर्गेनिजम्स द्वारा एक्युमुलेट किए गए टॉक्सिक पदार्थ मेटाबोलाइज या एक्सक्रीट नहीं हो सकते और इस प्रकार अगले हायर ट्रॉफिक लेवल पर पहुंच जाते हैं। यह फेनोमेना मरकरी और डीडीटी में देखी जा सकती है। फिगर 16.5 एक्वाटिक फूड चेन में
डीडीटी की बायोमैग्निफिकेशन को शो किया गया है। इस फिगर को बनाइए अपने नोटबुक में कम से कम 20 बार। चलिए इस फिगर में नीचे से ऊपर तक जो एरो दिया गया है लेबलिंग के साथ उसको बोलिए। बायोमैग्निफिकेशन द्वारा डीडीटी की कॉन्सेंट्रेशन जल में कितना पीपीबी से स्टार्ट होकर हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में बढ़ती है और अंत में फिश ईटिंग बर्ड्स में कितना तक पहुंच जाती है। जी हाँ, बायोमैग्निफिकेशन द्वारा डीडीटी की कॉन्सेंट्रेशन जल में 0.003 पीपीबी यानी कि पार्ट पर बिलियन से स्टार्ट होकर हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में बढ़ती है, जो अंत में फिश ईटिंग बर्ड्स में 25 पीपीएम यानी कि पार्ट पर मिलियन तक पहुंच जाती है। जी हाँ, बायोमैग्निफिकेशन द्वारा डीडीटी की कॉन्सेंट्रेशन जल में 0.003 पीपीबी यानी कि पार्ट पर बिलियन से स्टार्ट होकर हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में बढ़ती है, जो अंत में फिश ईटिंग बर्ड्स में 25 पीपीएम यानी कि पार्ट पर मिलियन तक पहुंच जाती है। जी हाँ, बायोमैग्निफिकेशन द्वारा डीडीटी की कॉन्सेंट्रेशन जल में 0.003 पीपीबी यानी कि पार्ट पर बिलियन से स्टार्ट होकर हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में बढ़ती है, जो अंत में फिश ईटिंग बर्ड्स में 25 पीपीएम यानी कि पार्ट पर मिलियन तक पहुंच जाती है। बताइए क्या बर्ड्स में डीडीटी की कंसंट्रेशन बढ़ जाने के कारण कैल्शियम में मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण एग शेल थिन हो जाते हैं और ये प्रीमेच्योर स्टेज में ब्रेक होने का मुख्य कारण है। और क्या इसी कारण से बर्ड की पॉपुलेशन में कमी आ जाती है। जी हाँ, बर्ड्स में डीडीटी की कंसंट्रेशन के बढ़ जाने के कारण कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण एग शेल थिन हो जाते हैं और ये प्रीमेच्योर स्टेज में ब्रेक होने का मुख्य कारण है, जिसके कारण से बर्ड्स की पॉपुलेशन में कमी आ जाती है। जी हाँ, बर्ड्स में डीडीटी की कंसंट्रेशन के बढ़ जाने के कारण कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण एग शेल थिन हो जाते हैं और ये प्रीमेच्योर स्टेज में ब्रेक होने का मुख्य कारण है, जिसके कारण से बर्ड्स की पॉपुलेशन में कमी आ जाती है। जी हाँ, बर्ड्स में डीडीटी की कंसंट्रेशन के बढ़ जाने के कारण कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण एग शेल थिन हो जाते हैं और ये प्रीमेच्योर स्टेज में ब्रेक होने का मुख्य कारण है, जिसके कारण से बर्ड्स की पॉपुलेशन में कमी आ जाती है। चलिए फिगर 16.5 बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी इन एन एक्वाटिक फूड चेन को बोलिए। जी हाँ, एग्रीकल्चरल रन ऑफ वाटर में डीडीटी 0.003 पीपीबी, जो प्लैंकटन में डीडीटी 0.04 ppm, स्मॉल फिश में डीडीटी 0.5 ppm, लार्ज फिश में डीडीटी 2 ppm, फिश ईटिंग बर्ड्स में डीडीटी 25 ppm। जी हाँ, एग्रीकल्चरल रन ऑफ वाटर में डीडीटी 0.003 ppb, जो प्लैंकटन में डीडीटी 0.04 ppm, स्मॉल फिश में डीडीटी 0.5 ppm, लार्ज फिश में डीडीटी 2 ppm, फिश ईटिंग बर्ड्स में डीडीटी 25 ppm। जी हाँ, एग्रीकल्चरल रन ऑफ वाटर में डीडीटी 0.003 ppb, जो प्लैंकटन में डीडीटी 0.04 ppm, स्मॉल फिश में डीडीटी 0.5 ppm, लार्ज फिश में डीडीटी 2 ppm, फिश ईटिंग बर्ड्स में डीडीटी 25 ppm। जी हाँ, एग्रीकल्चरल रन ऑफ वाटर में डीडीटी 0.003 ppb, जो प्लैंकटन में
DDT 0.04 ppm, स्मॉल फिश में DDT 0.5 ppm, लार्ज फिश में DDT 2 ppm, फिश ईटिंग बर्ड्स में DDT 25 ppm। जी हाँ, एग्रीकल्चरल रन ऑफ वाटर में DDT 0.003 ppb, जो प्लैंकटन में DDT 0.04 ppm, स्मॉल फिश में DDT 0.5 ppm, लार्ज फिश में DDT 2 ppm, फिश ईटिंग बर्ड्स में DDT 25 ppm।